हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस को देखेंगे। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप सारे करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं, कम से कम समय में सारा कुछ एग्जाम रेलेवेंट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स चाहिए तो वो भी हमारी ऐप पे उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं अपनी तैयारियों के लिए। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से जो मैंने आपसे पूछा था। तो ये वो सवाल है जो मैंने आपसे कल पूछा था। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी ने जवाब नहीं दिया है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत क्या मैंडेटरी है अमाउंट कि अगर इससे इतना या इससे ज़्यादा का चेक आप काट रहे हैं तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का प्रयोग करना ही होगा। तो ये अमाउंट है 5 लाख रुपए। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। ऑल दो ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव पे सिस्टम है वो 50,000 से ऊपर के अमाउंट से शुरू हो जाता है, लेकिन ये 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के अमाउंट पे वॉलंटरी है कि आप चाहें अपनी सेफ्टी के लिए, चेक के सेफ्टी के लिए तो यूज़ करें। लेकिन 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी इसको कर दिया गया है। आपने देखा होगा जब ये मैंडेटरी हुआ था आपके बैंक वगैरह से आपको एसएमएस भी आया था। पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे काम करता है कि इसको फ्रॉड, जो चेक से रिलेटेड फ्रॉड है उनको रोकने के लिए आरबीआई ने लाया था कि जो फ्रॉड होते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपसे किसी ने 5,000 रुपये का चेक भरवा लिया या 50,000 का चेक भरवा लिया और उसके बाद फिर उसको 5 लाख बना करके इनकैश करा लिया। तो उसके बाद फिर आप ढूंढते रहिए कौन है, कैसे है, और आप सफाइयाँ देते रहिए, रिपोर्ट लिखाते रहिए, जिसने करना था कांड वो करके चला गया। तो इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे थे तो उनको बचाने के लिए ये सिस्टम लाया गया कि इसमें क्या होता है कि आप अगर 5 लाख या उससे ऊपर का चेक किसी को दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको बैंक की ऐप पे जाना होगा, वहाँ पे आपको पॉजिटिव पे सिस्टम मिलेगा और आप चेक नंबर और किसको इशू कर रहे हैं, कितने अमाउंट का चेक इशू कर रहे हैं, डेट वगैरह सब डाल करके वहाँ पे आपको एक समझ लीजिए कि आपने एक तरह से चेक काटा है, फिर अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि ये वाला चेक है, इसको इशू किया है, इस नाम से इशू किया है, इतने अमाउंट का है, और वो सब होगा। अब होगा क्या कि जब भी वो चेक प्रेजेंट किया जाएगा, मान लीजिए आपने 50,000 का चेक दिया था, अब प्रेजेंट किया गया और उसने 5 लाख का बना लिया, पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बैंक के पास जानकारी ही नहीं है, तो वो आगे चेक को फिर वो इनकैश होने ही नहीं देगा। या फिर आपने 50,000 का चेक काटा था और पॉजिटिव पे सिस्टम का प्रयोग किया था, क्योंकि 50,000 या उससे ऊपर भी हो सकता है, और उसने 5 लाख का बना लिया, तो अमाउंट में डिफरेंस हो जाएगा और फिर से वो चेक रुक जाएगा, मतलब फ्रॉड होने से रुक जाएगा। आज के सवाल से स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, इसको एमआरए कहते हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया के और कौन से देश के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे जिनको लेकर के ये एमआरए हुआ है, और ये 8 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आ चुका है ड्यूरिंग द 9th वर्किंग ग्रुप ऑफ ट्रेड मीटिंग। तो अभी ये इस देश के साथ ट्रेड मीटिंग हुई थी। अब देखिए, म्यूचुअल होने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो इस देश में स्वीकार किए जाएंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे, वैसे उस देश के प्रोडक्ट हमारे देश में स्वीकार किए जाएंगे। तो ये जो देश है ये है ताइवान। अभी आपको लग रहा होगा कि मोदी जी गए हुए हैं रशिया, ऑस्ट्रिया गए हुए हैं, तो वहाँ का होगा, लेकिन ये है ताइवान का, जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आता है। तो ताइवान के जो प्रोडक्ट हैं भारत में अब बिकेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के तौर पे। उनको पूरा, मतलब एक पूरा उनकी चेकलिस्ट होगी, ऐसा नहीं कोई प्रोडक्ट उठा करके बेच दिया जाएगा, पूरा उसकी चेकलिस्ट होती है कि ये प्रोडक्ट होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स पे होने चाहिए, और वो उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, फिर वो भारत में बिकेंगे और उन पे जो लेबल लगा रहेगा वो ताइवान का होगा। वैसे ही इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो ताइवान में बिकेंगे, इंडियन लोगो उस पर लगा रहेगा ताकि पता चल सके प्रोडक्ट कहाँ का है, इंडिया का है। इसमें देखिए क्या हुआ है कि लिखा हुआ है इट इज़ द फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इस तरह का पहला बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ इंडिया और ताइवान के बीच में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर के। कौन कौन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो भारत की तरफ से ये जो एमआरए हुआ है इसमें एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा के नाम से जिसको जाना जाता है, बहुत नाम इसका आप सुनते होंगे। एपीडा ने सहयोग करके भारत का जो एक खास तरह का आलू है वो कहीं यूएई भेज दिया है, या फिर एक गन्ना को भेज दिया, कहीं और भेज दिया है, ऐसे करके आपने बहुत तरह की न्यूज़ सुनी होंगी, वो एपीडा काम करता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो एक तो एपीडा है, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है भारत की, और अगर ताइवान की बात करें तो वहाँ का एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ताइवान की। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज काम करेंगी दोनों देशों की तरफ से। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एमआरए विल पेव द वे फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मेजर इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सच एज राइस, प्रोसेस्ड फूड, ग्रीन, ब्लैक, हर्बल टी एंड मेडिसिनल प्लांट्स
प्रोडक्ट्स ईटीसी टू ताइवान। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, और भी होंगे। जैसे इसमें प्रमुख क्या है, राइस है, प्रोसेस्ड फूड हो गए, ग्रीन या ब्लैक और हर्बल जो टी होती हैं वो हो गई, मेडिसिनल बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इंडिया से जाते हैं, तो वो सब ताइवान में जाके बिकेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रूप में। इसी तरह ताइवान के कुछ प्रोडक्ट इंडिया में भी आएंगे। अगला है, रक्षा राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशंस नर्चरिंग स्कीम, जिसको शॉर्ट में गेन्स के नाम से जाना जा रहा है, इसको कोलकाता में लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो गेन्स है कहाँ पे लॉन्च हुई, कोलकाता में। और लॉन्च किसने किया, रक्षा राज्य मंत्री ने। अब आपको बताना है वो है कौन। ज़्यादातर बच्चे रक्षा मंत्री ही सुन करके राजनाथ सिंह को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये राज्य मंत्री की बात हो रही। तो राज्य मंत्री कौन है, तो रक्षा में राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। इन्होंने लॉन्च किया है GRSE का एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेन्स 2024। तो ये है क्या, तो ये जो GRSE की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जो कि शिप बिल्डिंग वगैरह का काम करती है भारत में। और जैसे पनडुब्बी वगैरह का निर्माण करना हो गया, वो सब भी यही सब काम करते हैं। तो ये इसको लेकर के कि भाई शिप बिल्डिंग या शिपयार्ड के क्षेत्र में जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे हम बहुत आसानी से या बहुत कम समय में और नई टेक्नोलॉजी के साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उसके लिए ये जो गेन्स 2024 है ये हो रहा है। जैसे आपने वो इससे पहले पढ़ा होगा डिफेंस सेक्टर में IDEX हुआ था ना, कि जो इंडियन आर्मी या नेवी या एयरफोर्स की जो ज़रूरतें होती हैं उसको लेकर के चैलेंज होते हैं, फिर उसमें नए नए जो स्टार्टअप्स या MSMEs होते हैं वो अपने अपने जो सोल्यूशंस होते हैं वो लेकर के आते हैं। तो कुछ वैसा ही है यहाँ पे, ये शिपयार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये काम करेगा। इसमें जो भी MSMEs हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो डेवलप करेंगे इनोवेटिव सोल्यूशंस, और जो फर्दर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। मतलब कुल मिला के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा नए विचारों और नई टेक्नोलॉजी के साथ में। आगे बढ़ते हैं, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, इसको किसने इंस्टीट्यूट किया है, 2021 से अवार्ड दिया जा रहा है। बस ये बताना है कौन सी फील्ड से ये रिलेटेड है। तो नेशनल गोपाल अवार्ड रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से। ए वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको लॉन्च किया था। हैज़ बीन कन्फरिंग नेशनल, और इसके अंतर्गत ही नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाने लगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज द मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, MPC, FPOs एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस, इनको इनकरेज करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में, जैसे इसमें अलग अलग अवार्ड भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो अभी नॉमिनेशन शुरू है, अभी ये नहीं पता चला है किसको मिला है, तो नॉमिनेशन शुरू है तो अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये याद रखिए कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये अवार्ड। लिखा हुआ इंडिया लीड्स ग्लोबल मैरीटाइम डिस्कोर्स एट IMO काउंसिल सेशन इन। तो IMO का एक तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैरीटाइम से रिलेटेड है, तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया इसमें लीड कर रहा है, मतलब इसको चेयर मिली हुई है। और ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है सेशन, तो ये हो रहा है IMO के हेडक्वार्टर, जो कि कहाँ पे है, लंदन में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए मैंने बताया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में। इसका काम क्या है कि जो मैरीटाइम ट्रेड वगैरह होते हैं उनको सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से होने देना। जैसे बीच में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं, अलग अलग तरह की दुविधाएं हो सकती हैं, किन्हीं दो देशों के बीच में हो सकती हैं, कई बार जो लुटेरों वगैरह की समस्या होती है, तो उन सारी तरह की जो समस्याएं होती हैं उन सब को दूर करने के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और इंडिया ने इसी में इस सेशन में कहा है कि इंडिया रीइटरेटेड इट्स प्रपोजल फॉर द साउथ एशियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो SACE स्मार्ट नाम से ये जो इनिशिएटिव है इंडिया का, इसको लेकर के फिर से अपना प्रपोजल रीइटरेट किया हुआ है। मतलब इसमें है क्या कि भारत और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसको लेकर के है कि कैसे अगर हम उनके बीच में सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को डेवलप करें, ताकि वो ट्रांसपोर्ट क्या हो, सस्टेनेबल भी हो। और वो सस्टेनेबल होने का मतलब जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, नेट जीरो होने को लेकर के, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाने वाली हों, और जो इकोसिस्टम है जो समुद्र का उसको डिस्टर्ब ना करने वाली हों। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को लेकर के ये पूरा इनिशिएटिव काम करता है। तो उसको लेकर के फिर से रिटरेशन हुआ है प्रपोजल का। अगला सवाल है कि डैश एंड MSSRF एक तरह का NGO है,
इसने एमओयू साइन किया हुआ है किसके साथ में आपको बताना है, किस लिए, टू वर्क टुगेदर फॉर द लाइवलीहुड जनरेशन, कि लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए ज़्यादा आजीविका वहाँ पे उत्पन्न हो, अलग अलग साधन उत्पन्न हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए अमंग रूरल ट्राइबल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज़, कि रूरल ट्राइबल या फिर जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड जनरेशन हो। तो ये किया गया है CSIR के साथ, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये न्यूज़ कल मैंने जो आपको एक न्यूज़ बताई थी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को लेकर के, कि उनको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत प्रिंसिपल एडवाइज़र वहाँ पे नियुक्त किया गया है, उससे ये रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको ये मैंने आपको कल बताया था कि CSIR की वो DG रह चुकी हैं, अभी नहीं है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और MSSRF क्या है, MSA रिसर्च फाउंडेशन। तो ये जो रिसर्च फाउंडेशन है ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का ही है। तो इन दोनों संस्थानों के बीच में MOU साइन हुआ है, किस लिए साइन हुआ है वो वहाँ पे आगे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ डैश अनाउंस एज प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स, कि पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारत का जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन है। तो अभी कल जो न्यूज़ आई है उसमें आप देख के कह सकते हैं कि अडानी है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज़ और बताई थी 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले कि BPCL बना है प्रिंसिपल स्पॉन्सर। तो आप कहेंगे कौन सी न्यूज़ सही है, तो दोनों ही न्यूज़ सही हैं। दरअसल में ये जो चारों हैं, चार है ना, अडानी ग्रुप, BPCL, रिलायंस फाउंडेशन, आदित्य बिरला कैपिटल, ये चारों ही प्रिंसिपल स्पॉन्सर हैं भारत के जो का मिशन है पेरिस ओलंपिक्स 2024 का, उसके लिए। तो ये चारों प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स हैं। इसके अलावा 12 और इंडियन ओलंपिक के पार्टनर्स हैं, 4 प्रिंसिपल स्पॉन्सर, 12 और पार्टनर्स हैं। जैसे बैंकिंग पार्टनर कौन है, यस बैंक है। स्पोर्ट्स फुटवेयर का पार्टनर कौन है, पूमा है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा। ऐसे करके 12 और पार्टनर्स हैं IOA के, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के। आगे बढ़ते हैं, इंडिया और रशिया, अभी जो भारत के प्रधानमंत्री गए थे, मैंने कहा था कुछ न्यूज वहाँ से सामने आएगी 2 दिवसीय दौरे के बाद, तो उसी में आई है कि इंडिया और रशिया आर लुकिंग टू रेज बाईलेटरल ट्रेड टू डैश बाई 2030। 2030 तक इंडिया रशिया अपना जो बाईलेटरल ट्रेड है उसको कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही जवाब है बी वाला, $100 बिलियन। $100 बिलियन। अब एक चिंताजनक इसमें बात और है, मैंने आपको शायद पिछले करंट अफेयर में कभी बताया होगा जब ऐसी चर्चा हुई थी, जैसे कौन सा देश भारत का प्रमुख एक्सपोर्टर बन के निकला है, उसमें शायद मैंने आपको बताया था कि जो रशिया के साथ ट्रेड करता है भारत, उसमें जो भारत है वो आपका जो बैलेंस है ट्रेड का वो बिगड़ा हुआ है। भारत जो है ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो वहाँ पे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड वहाँ पे चल रहा है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें पॉजिटिव रखना है या न्यूट्रल रखना है तो भारत को भी अब ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ों में रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये है कि हम रशिया से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से बेच कम रहे हैं। तो ऐसे में कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है। मान लीजिए हम 100 रुपये का सामान क्या करें, 100 रुपये दे करके 100 रुपये का सामान यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो अब यहाँ से अगर हम सामान बेच रहे हैं तो केवल हम 60 रुपये का सामान बेच रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितने का हुआ, 40 रुपये का, मतलब 40 रुपये हमारी घर से जा रहे हैं। तो अगर हम इसको बराबर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसके लिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। बाकी बाईलेटरल ट्रेड्स $100 बिलियन तक करने का लक्ष्य कब, 2030 तक। इसमें कुछ और चीज़ें हुई हैं, जैसे तो आप ये जानकारी करें, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो $65.6 बिलियन का अभी तक का बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये इसको बढ़ाया जाएगा $35 बिलियन और तक। और अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसी दौरे के दौरान ये कहा है कि 2 नई इंडियन काउंसलेट्स भी खोलेंगे, एक तो कजान में और एक एकातेरिनबर्ग में खोलेंगे, मतलब ये 2 जगह नए काउंसलेट्स खोलेंगे। और इसके साथ साथ एक और न्यूज आ रही है कि रशिया इंडिया में 6 और नए जो हाई पावर के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको बनाने में भी मदद करेगा। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये न्यूज आ रही कि ऐसा भी, एक तो पहले भी रशिया हेल्प कर रहा है भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगर आपको पता है तो बताइएगा, मैंने बता रखा है करंट अफेयर के सेशन में ही और स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में बता रखा है कि कौन कौन से देशों के साथ भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोग्राम चल रहा है, तो बताइएगा। और ये जो पावर प्लांट्स हैं ये 6 नए होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, किसे बनाया गया है शेफ द मिशन ऑफ इंडियाज पेरिस ओलंपिक्स कंटिंजेंट, कि भारत का जो कंटिंजेंट जा रहा है उसके लिए शेफ द मिशन कौन होने वाला है। तो ये पहले थी मैरी कॉम, पहले मैरी कॉम को चुना गया था,
लेकिन इन्होंने अप्रैल 2024 में इस्तीफा दे दिया पर्सनल रीजंस की वजह से। उसके बाद गगन नारंग को चुना गया है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। गगन नारंग कौन है? बहुत नाम सुना होगा इनका, 4 बार के ओलंपियन है ये, और इन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और कहाँ पे, किस खेल में जीता था? मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने जीत रखा है। आप देख सकते हैं वहाँ की फोटो भी। तो ये गगन नारंग अब शेफ द मिशन होंगे। शेफ द मिशन का मतलब क्या होता है या क्या काम होता है? तो दे आर टास्क्ड विद द लुकिंग आफ्टर द एथलीट्स एंड देयर वेलबींग्स, मतलब ये एक तरीके से मैनेजर वाला काम समझ लीजिए कि ये जाएंगे जो भी भारत के जो एथलीट्स हैं उनकी वेलबींग या फिर लुक आफ्टर करने का काम करेंगे। लिखा हुआ दे आर ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वेरियस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कि जो खेल वगैरह हो रहे होंगे उनसे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही होने वाले हैं। तो ये सब काम शेफ द मिशन का होता है, मतलब पूरी तरीके से मैनेज करना और खिलाड़ियों की हर तरह से सहायता करना। और इसमें एक और न्यूज है कि भारत के जो बैडमिंटन स्टार हैं पीवी संधू, वो और टेबल टेनिस के वेटरन जो हैं शरत कमल, ये जो हैं फ्लैग बीरर होने वाले हैं इंडिया के पेरिस 2024 ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में। और ओपनिंग सेरेमनी में होता है तो ऐसा ही पूछ लेते हैं कि भारत की तरफ महिलाओं में कौन होगा फ्लैग बीरर, तो पीवी संधू। अगला सवाल है, डैश हैज सिक्योर्ड द अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रीअपॉइंट गोविंद सिंह एज एमडी एंड सीईओ। तो रीअपॉइंट कर रहे हैं एमडी एंड सीईओ के तौर पे, ये कौन है? तो ये है उत्कर्ष एसएफबी। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आरबीआई की तरफ से इनको परमिशन मिल चुकी है। एसएफबी का मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से देश को $2.5 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो सपोर्ट करी है थ्रू एक्सिम बैंक? आपको उस गवर्नमेंट का नाम या उस देश का नाम बताना है जिसको लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है $2.5 मिलियन की। तो ये देश है गयाना। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसमें ये समझिए कि किस लिए दी जा रही है। लिखा है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट एट चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ पे सोलर पावर प्लांट या सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट लगाने के लिए दिया जा रहा है। इसमें कंडीशन क्या है कि 75% जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं सर्विस से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय इंडियन सप्लायर, कि उसमें इंडियन सप्लायर होने चाहिए। मान लीजिए कि उन्होंने $2.5 मिलियन का रखा हुआ है, मान लीजिए $1 मिलियन उन्होंने खर्च किए हैं इसमें, तो इसमें से जो 75% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पैसे में वो इंडियन सप्लायर से आने चाहिए, ऐसा बताया गया है। और बाकी का 25% उनकी मर्जी, चाहे अपने देश का रखें चाहे कहीं का भी रखें। लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, या एक सिंपल टर्म अगर आप समझें, इसमें लिख भी रखा है मैंने। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड सुन रखा होगा, क्रेडिट कार्ड क्या है? एक तरह का लोन है, लेकिन कैसा लोन है? प्री अप्रूव्ड। कि आपको अगर 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बना के दे दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। कर्ज केवल आपके ऊपर उतना ही होगा जितना आप 1 लाख रुपए में से खर्च करेंगे। तो लाइन ऑफ क्रेडिट को उसी तरह का है, बस ये 2 देशों के बीच होता है, ये फिजिकल कार्ड की तरह नहीं होता। तो इसमें क्या है कि अगर $2.5 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, मतलब 2.5 मिलियन का कर्ज नहीं दिया गया, इतना पैसा दिया गया है कि अगर वो देश चाहे तो इतना पैसे में से ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिलियन वो निकाल सकता है और यूज कर सकता है अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। अब अगर इसमें से वो केवल $1 मिलियन निकालेगा तो केवल उसको इंटरेस्ट उस $1 मिलियन पे ही देना पड़ेगा, $2.5 मिलियन पे नहीं देना पड़ेगा। ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये मल्टीपल यूज़ भी हो सकता है, निकाला, सही समय पे जमा किया, फिर से वो जो उसका जो $2.5 मिलियन का कोटा है पूरा हो गया, फिर से वो निकाल सकता है। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड की तरह ये काम करता है लाइन ऑफ क्रेडिट। क्यों दिया जाता है, क्या पड़ी है देने की? एक तो सपोर्ट करने के लिए जो हमसे गरीब देश हैं उनके लिए, दूसरी चीज़ कि भारत का जो एक्सपोर्ट है बढ़ाने के लिए। जैसे इसमें कंडीशन लगा दी गई ना कि जो भी पैसा आप निकालोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका 75% कहाँ से आना चाहिए? इंडियन सप्लायर से आना चाहिए। तो भाई इंडियन सप्लायर से आएगा तो भाई एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना भारत का, तो भारत के सप्लायर विदेश में पहुंचेंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रशिया ने अप्रूव किया है शेड्यूल फॉर द क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाई, कि अब आपको एक न्यूज़, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ याद दिलाऊं। मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि ISS जो स्टेशन है इसको डिसअसेंबल किया जा रहा है और 2030 तक ये डिसअसेंबल होगा। और इसकी डी ऑर्बिटिंग के लिए जो स्पेस एक्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है नासा ने कि ISS को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट कर दे। क्यों? क्योंकि भाई अब इसमें इतनी तरह की
कमियां या खराबियां आ रही हैं तो ये मैनेज नहीं हो पा रहा है कि भाई इसमें जितना पैसा खर्च हो रहा है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भाई ये कहा जा रहा है उसमें तो एक नया जो स्पेस स्टेशन है वही बन जाएगा, इसलिए इसको डीऑर्बिट किया जाए, पुराना हो चुका है। तो अब उसी का अगर आप देखें अल्टरनेटिव के तौर पे बहुत सारी प्राइवेट जो कंपनीज है, स्पेस एजेंसीज हो रही हैं, वो आ रही हैं। और ऐसे जैसे चाइना अपना स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है, वैसे रशिया अपना ऑर्बिटल स्टेशन डेवलप कर रहा है, स्पेस स्टेशन ही है ये। तो ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? तो ये 2033 तक इसकी डेट रखी गई है ना। चाइना भी अभी कर रहा है और चाइना का जो स्टेशन है वो शायद इससे पहले ही ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो सारी चीज़ें चल चुकी हैं। इसका जो पहला मॉड्यूल होगा, क्योंकि ये मॉड्यूल वाइज बना के भेजे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा स्पेस स्टेशन बनाया और लॉन्च करे, इतना बड़ा तो किसी के पास रॉकेट भी नहीं है। तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल ये रॉकेट से जाते हैं और ऊपर जा कर के इनको असेंबल किया जाता है ना। इसीलिए जैसे प्रोडक्ट आप कोई बना रहे हो, जैसे कंप्यूटर अगर बना रहे हो तो आपने हार्डवेयर, हार्ड डिस्क लिया, फिर मदरबोर्ड लिया, फिर फैन लिया, बना दिया, कंप्यूटर बन गया। तो ऐसे ही होता है। तो इसका जो पहला मॉड्यूल है वो 2027 में जाएगा और उसके बाद 2033 तक सारे मॉड्यूल ये चले जाएंगे। और ये मॉड्यूल कौन सा होगा? साइंटिफिक एंड एनर्जी मॉड्यूल होने वाला है। रशिया की जो स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन है, क्या है? रॉसकॉस्मोस कहते हैं इसको। और रॉसकॉस्मोस के हेड कौन है? तो ये हैं यूरी बोरिसोव। लिखा हुआ है कि जो स्पेस स्टेशन है इसका एम क्या है? तो टू कीप इट्स स्पेस प्रोग्राम रनिंग, जो स्पेस प्रोग्राम चल रहे हैं उनको चलने देना। टू एड्रेस सिक्योरिटी एंड साइंस नीड, जो भी साइंस नीड या ज़्यादातर जो स्पेस स्टेशन होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट से और लैब टेस्टिंग के लिए बहुत यूज किए जाते हैं। तो सारे क्योंकि ISS जब हट जाएगा, ISS भी रशिया और नासा ने मिलकर के ही बनाया था और यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने मिलकर। तो जब ये ISS चला जाएगा तो बाकी के जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो कहाँ रन होंगे? तो यहीं रन होंगे। टू टेस्ट न्यू स्पेस टेक, तो इसके लिए भी ये यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया हुआ है बैंक्स को कि वो यूज़ कर सकते हैं ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को फॉर लोन्स अप टू। तो ये जो कंपनी है ये क्या है? CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसकी रेटिंग्स का इस्तेमाल बैंक कर सकते हैं कितने तक के लोन के लिए? तो ये लोन की लिमिट है 250 करोड़ रुपए। तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि ये जो कंपनी है इसके ऊपर RBI ने 2022 में बैन लगा दिया था, अक्टूबर 2022 में। सेबी ने जो इसका CRA का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया था। अब जो है ये फिर से अस्तित्व में आ चुकी है, सही तरीके से काम करेगी कह करके। तो अभी जो है धीरे धीरे करके किया जा रहा है कि 250 करोड़ रुपए तक का अगर लोन है तो उसकी रेटिंग जो भी है प्राप्त इससे कर सकते हैं, बैंक इसकी रेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसने अपॉइंट किया है अरुण कुमार बंसल को अपने MD और CEO के तौर पे? तो ये हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये IDBI के एग्जीक्यूटिव थे जो कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या? अभी तो वन लाइनर्स हैं। जैसे क्या लिखा हो? टाटा एसेट मैनेजमेंट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड। मतलब टूरिज्म इंडेक्स से ये लिंक्ड होने वाला म्यूचुअल जो फंड है वो टाटा एसेट मैनेजमेंट ने निकाला है। तो इंडिया का पहला है, इसलिए जान करके रखिए। फिर है सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट टू टेक प्लेस ऑन जुलाई 11 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की रिट्रीट। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, M से मल्टी, S से सेक्टोरल, फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल और C से कॉपरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये होने वाला है। बिम्स्टेक का मतलब ये है कि ये भी एक देशों का समूह है, जैसे शार्क वगैरह होते हैं वैसे। इसमें कौन कौन से देश हैं? जैसे इंडिया है, इंडिया के जो आसपास के देश हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसके साथ नेपाल आता है, फिर भूटान यहाँ पे इसमें बिम्स्टेक में आता है। और कौन सा देश आता है इसमें? म्यांमार आता है और एक और आता है, कौन सा? थाईलैंड। और एक और देश रह रहा है, कौन सा है? हाँ, श्रीलंका। तो ये जो देश हैं वो बिम्स्टेक का पार्ट हैं। तो इनकी मीटिंग्स हो रही है। एक और न्यूज़ है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स हैव क्रॉस्ड 50,000 करोड़ रुपीज़ अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इंसेंटिव स्कीम। तो PLI स्कीम के बारे में मैंने आपको कल या परसों के क्लास में बताया था। तो उसी में बताया जा रहा है कि जो PLI स्कीम के तहत जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की सेल्स जो है 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है। सारे इंडिया के लिए नहीं बनाए गए हैं, बहुत सारे इसमें जो हैं वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए गए हैं।
अगला है कि बीएनपी पारिबास जो कि यूरोपियन यूनियन का लीडिंग बैंक है, तो इसने अपना जो ऑपरेशन है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है वहाँ पे ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि जो इस तरह के जो यूरोपियन यूनियंस के बैंक हैं, विदेशी जो बैंक हैं, वो भी अपने ऑपरेशंस गिफ्ट सिटी में शुरू कर रहे हैं। इसी में एक और न्यूज़ आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने जो एलआरएस नॉर्म्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट वाया गिफ्ट आईएफएससी, इनमें कुछ ईज दी है। एलआरएस का मतलब होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये एक स्कीम होती है जिसके तहत जो रेमिटेंस है वो भेजा जा सकता है इंडियंस के द्वारा। तो इसमें पहले ना एक सेट ऑफ ऐसा था कि आप केवल कुछ चीज़ों में ही इस एलआरएस स्कीम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको पैसा भेजना है पढ़ाई के लिए विदेश की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, या फिर कहीं सिक्योरिटीज़ वगैरह में लगाना है आईएफएससीज़ के थ्रू ही, तभी होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, इसके नॉर्म्स को ईज़ कर दिया है। अब ये और बहुत सारे चीज़ों में और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी यूज़ हो पाएगा। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें एक लिमिट होती है, वो क्या है, 2.5 लाख US$ की पर ईयर की, ये नहीं बदली गई है। अब इसमें यह है कि जो भी रेजिडेंट्स इंडियंस हैं वो एक फिक्स डिपॉजिट ओपन कर पाएंगे किसमें, डॉलर्स में, और इसको क्या कहते हैं, एफसीए कहते हैं। एफसीए का मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो अब डॉलर में फिक्स डिपॉजिट ओपन कर पाएंगे गिफ्ट आईएफएससी में स्थित जो भी बैंक्स हैं उनके अंतर्गत, और फिर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे पैसा पे करना है अपनी पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए, ट्रैवल के लिए, कैसे भी तो वो कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट भी अब इसी के तहत कर पाएंगे। बस लिमिट अभी बदलाव नहीं हुआ है, लिमिट अभी इतनी ही है, $2.5 लाख की। किसी दिन मैं आपके सामने वीडियो बनाऊंगा एलआरएस और एक और स्कीम होती है एमटीएसएस, ये दो स्कीम होती हैं रेमिटेंस को लेकर के। तो इनमें क्या खास बात है, क्या बदलाव है, मतलब कैसे डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें किसी दिन बनाऊंगा वीडियो, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहे आज के करंट अफेयर। अब बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की और स्टैटिक जी के। तो पहला सवाल है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है अप टू डैश विल बी अवेलेबल टू 1 अकाउंट होल्डर ऑफ PMJDY पर हाउस होल्ड। तो जो ओवरड्राफ्ट है पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलते हैं, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए तक का मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, तो ये लिमिट है 10,000 रुपये की। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन इसके लिए 6 महीने का अकाउंट में क्या स्थिति है, क्रेडिट वगैरह की स्थिति क्या है, कैसा पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सब देखने के बाद ही ये ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह का लोन समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है सेविंग्स अकाउंट में, तब भी आप 10,000 रुपये तक की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक लोन के तहत आपको दिया जाएगा। जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो वो पैसा काटा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, CBS स्टैंड्स फॉर कोर बैंकिंग सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे समझते हैं CBS के फुल फॉर्म इतनी से ही समाप्त है। इसमें जो कोर है उसकी भी अपनी फुल फॉर्म है, और इसी का पूछा जा रहा है कि इसमें R का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो कोर है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताता हूँ। सेंट्रलाइज्ड, C फॉर सेंट्रलाइज्ड, O फॉर ऑनलाइन, R फॉर रियल टाइम, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, E फॉर एक्सचेंज। तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म बनती है कोर बैंकिंग सोल्यूशन की। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक और सवाल कि इनमें से कौन सा वो बैंक है जो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। जिन बच्चों के कमेंट आ जाएंगे, प्रयास क्या करें जब देखें तुरंत कमेंट कर दें, चाहे सर्च करके ही कमेंट करें, पता तो चल जाएगा आपको। जिनके सही होंगे कल की क्लास में उनके नाम दिखाए जाएंगे। अब देखिए एक हम यहाँ पे लेते हैं स्टैटिक जी के। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये 7वां टाइगर रिजर्व है किसका, ऑफ MP में मौजूद 7वां टाइगर रिजर्व है। 2023 में इसको जो है मान्यता मिली थी। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया था, कुछ यहाँ पे कोचिंग वगैरह की वारदात हुई है 1-2 दिन पहले, तो उसको लेकर के कुछ ऐसा न्यूज़ आ रही थी, तो उसके लिए न्यूज़ में था। तो आप जान करके रखिए, ये मध्य प्रदेश का सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है उसमें ये आता है। अगला सवाल इसी से मैं पूछता हूँ कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर में टाइगर रिजर्व्स हैं। तो टाइगर रिजर्व्स की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो आज की इस करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो पूछा गया है उसको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कुछ सवाल मैंने बीच में भी पूछ रखे हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों को बाय।